बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 3 रुकनी टाइगर फोर्स जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट वो मिज़ाइल चला देगी जिस मिज़ाइल को चलाने का फ़ैसला हो गया है। और दूसरा ये है कि टाइगर फोर्स और इमरान खान के सीने में दहकती आग अचानक तेज़ क्यों हो गई है। और तीसरा ये है कि तारीख़ की बदतरीन तौहीन रसालत का नोटिस कुछ ना कुछ लिया गया है। इससे पहले इमरान खान की तरफ से और उसके साथियों की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी मरतबा भी तौहीन की हुई, उलमा की बरादरी ने उसको नज़रअंदाज किया, उसको बर्दाश्त किया, उसको कोई अहमियत ही नहीं दी। लेकिन अब लगता है कि कुछ ना कुछ इसका रद्द-ए-अमल आ रहा है। और ख़ास तौर पर 2 उलमाए किराम को मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने कम से कम ट्विटर पर इसका नोटिस लिया है, और ये मामला इस जुमे ज़्यादा उठाए जाने का इम्कान है। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त आज 3 रुकनी टाइगर फोर्स का इजलास होगा और उसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि हुकूमत के साथ अब क्या सलूक करना है, वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करना है, पूरी कैबिनेट को नाअहल करना है या क्या करना है। तो ये तो देखने की बात है, लेकिन जो पार्लियामेंट के तेवर हैं वो इस वक्त इस मरतबा बहुत सख्त हैं और कुछ उन्होंने वाज़ेह पैगामात इन लोगों को भेज दिए हैं, अगरचे अपने हथियार उन्होंने शो नहीं कराए हैं। तो पार्लियामेंट के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर अच्छी खासी लंबी थी, लेकिन उस पूरी तकरीर में एक ही फ़िक्रा था जो अच्छा था और जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, अगरचे उनका लहजा और उनके अल्फाज का इंतखाब इतना कमज़ोर था कि वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को तो वो पैगाम समझ में ही नहीं आया होगा। उन्होंने अपनी तकरीर में वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक चले, पंचायत का किरदार मत अदा करे। इस फ़िक्रे का सीधा साधा तर्जमा ये है कि वो जो पंचायत का किरदार अदा कर रही है कि मुज़ाकरात करो, तो इसको हम नहीं मानते। ये सुप्रीम कोर्ट का ना तो इख्तियार है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को ये बात ज़ेबा देती है, और इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट पंचायत का किरदार अदा करे। तो ये एक वाज़ेह मैसेज था, इससे ज़्यादा वाज़ेह बात होनी चाहिए थी। लेकिन बिलावल अली भुट्टो ने तकरीर का हक़ अदा किया और उन्होंने पार्लियामेंट के सारे मूड को अपने चंद फ़िक्रों में, उनकी तकरीर मुख्तसर थी लेकिन उनका हर फ़िक्रा जो था वो इस काबिल था कि उसे नुमायाँ तौर पर पेश किया जाए। ज़ाहिर है टीवी पर टिकर तो आगे पीछे चलते हैं, लेकिन अखबार की सुर्खी में 2-3 फ़िक्रे ही हाईलाइट हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो बिलावल ने जो फ़िक्रे कहे उसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे अच्छा फ़िक्रा, जिससे मैंने ये टाइगर फोर्स के अल्फाज भी अपने इंट्रो के लिए इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि अगर इन 3 जजों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने तारीख़ में टाइगर फोर्स के तौर पर ज़िंदा रहना है, तो जी बिस्मिल्लाह बड़े शौक़ से करें। टाइगर फोर्स से मुराद है वो इमरान खान ने जो फोर्स तैयार कर रखी है, जिसमें पता नहीं डब्बू शब्बू बहुत सारे लोग, उस तरह का नाम उन्होंने लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये 3 रुकनी टाइगर फोर्स, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ टाइगर फोर्स, उन्होंने एक ही मरतबा इस्तेमाल किया था लफ्ज़, कि ये 3 रुकनी टाइगर फोर्स बार बार पार्लियामेंट की तौहीन कर रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पार्लियामेंट को चाहिए कि वो इस्तेहकाक कमेटी में ये मसला उठाए। अच्छा, इस फ़िक्रे का मतलब क्या है कि इस्तेहकाक कमेटी में ये मसला उठाए? इस्तेहकाक कमेटी में मसला उठाने का मतलब ये होता है कि उन अफराद को बुलाया जाए जो इस इस्तेहकाक की या तौहीन के मुर्तकब हुए हों। तो यहाँ मतलब वाज़ेह था कि इन तीनों टाइगर फोर्स के अरकान को इस्तेहकाक कमेटी में तलब किया जाए। और नाज़रीन, ये बिलावल का ये फ़िक्रा जो था ये मुतालबे के अंदाज़ में था, लेकिन दर हकीकत इसका फ़ैसला हो चुका है कि इन तीनों टाइगर फोर्स वालों को बुलाया जाएगा। तो बिलावल की तकरीर के बाद मोहसिन दावड़ साहब ने ये तकरीर की, वो शानदार तरीन फ़िक्रा था। उन्होंने कहा कि इस्तेहकाक कमेटी में मत बुलाओ, पार्लियामेंट को ही इस्तेहकाक कमेटी की हैसियत दे दो। यानी पूरी पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असम्बली, ये पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट है, इसको इस्तेहकाक कमेटी का दर्जा दे दो इस मसले के लिए। यानी टाइगर फोर्स के इन तीनों अरकान को भरी पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में तलब किया जाए और उनकी पेशी की जाए और उनसे पूछा जाए कि तुम ये पार्लियामेंट की तौहीन क्यों कर रहे हो। तो ये एक बड़ा शदीद किस्म का, संगीन किस्म का फ़ैसला है और इस फ़ैसले पर किसी वक्त भी अमल दरामद हो सकता है। कुछ फ़ैसले उन्होंने ज़ाहिर पार्लियामेंट में शो नहीं किए, कुछ हथियार शो नहीं किए। वो आज या कल ज़्यादा से ज़्यादा इनका मूड देखकर, इनकी एग्रेशन देखकर, इनके
انداز دیکھ کر، ان کے حملے کا والیوم دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ میزائل کب چلانے ہیں۔ تو بلاول نے بڑے زبردست سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدلیہ کو جرأت کیسی ہوئی کہ وہ وزیر اعظم سے کہے کہ پارلیمنٹ کی بات نہ مانیں۔ ٹائیگر فورس نے کہا تھا نا کہ وزیر اعظم کو یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ پارلیمنٹ ہوتی کس کام کے لیے؟ آئین کے فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے، آئین پارلیمنٹ بناتی ہے، آئین پر امپلیمنٹ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ عدلیہ کا کام یہ ہے، کوئی حکومت کا کام جو آئین کی کسی واضح شک کے قطعی اور صریح طور پر خلاف ہو اس پر ایکشن لے، لیکن یہاں تو یہ ٹائیگر فورس بنی ہوئی ہے۔ اور بھی بہت اچھے فکرے بلاول نے کہے۔ ایک فکرہ انہوں نے یہ کہا کہ چند افراد کے کہنے پر پارلیمنٹ کی بار بار توہین کی جا رہی ہے۔ تو چند افراد کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، میرا خیال ہے چند افراد کون ہوں گے؟ ایک تو وہ مہجبین نون ہوگی، ایک وہ سحر بندیال ہوگی، ایک وہ طارق رحیم کی بیوی ہوگی، اور ایک وہ ہوگا وہ اس کا بیٹا جو ہے جس نے یورپ کے کسی ملک میں اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر لی ہے۔ اور ناظرین، اتنی عبرتناک اور شرم کی باتیں بتاتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ اس موصوف کے صاحبزادے نے جو شادی کی ہے ایک لڑکے سے، تو یہ اس میں منکوحہ کا درجہ اسے حاصل ہے۔ وہ دوسرا لڑکا جو ہے وہ شوہر ہے، وہاں تو ہومو شادیوں کی اجازت ہے، تو وہاں جو شوہر ہے دوسرا لڑکا ہے، اور یہ موصوف جو ہے جو اپنے باپ کی عزت کے 14 طبق روشن کر رہا ہے۔ خیر باپ بھی کوئی کم نہیں ہے، باپ نے بھی بہت طبق روشن کیے ہیں۔ موصوف کی جو موصوفہ ہیں اس نے اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہر پوش ایریا میں کئی ارب روپے کے بنگلے خریدے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اب یعنی کیا اس سے بات کی جائے۔ تو بہرحال یہ جو موصوف کا جو صاحبزادہ ہے اس نے اس شادی میں منکوحہ کے طور پر جو پارٹنر ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے۔ تو سب سے زیادہ فکرہ جو بلاول کا وہی مجھے پسند آیا کہ اگر انہوں نے ٹائیگر فورس بننے کا فیصلہ کر لیا تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم تیار ہیں ٹائیگر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو آج کا دن بھی بہت اہم ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ صبح جو دن شروع ہو رہا ہے تو یہ بھی بڑا اہم ہوگا، تو وہ واقعتاً اہم ثابت ہوا، اور اس میں پارلیمنٹ کے سارے موڈ سامنے آ گئے۔ اور اسحاق ڈار نے بھی تقریر میں کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے کسی کے کہنے پر الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کی رقم دے دیں۔ تو وہ ڈیٹ نکل گئی، کوئی رقم نہیں ہوئی، مذاکرات بھی فیل ہو گئے۔ مذاکرات اس لیے فیل ہوئے، پی ٹی آئی یہ شرط لگا رہی تھی، اور پتہ نہیں کس کے کہنے پر لگا رہی تھی۔ وہ سحر صاحبہ جو تھی وہ کل زمان پارک میں گئیں، عمران خان سے صلاح مشورہ کیا، اور ہدایات یہ ہوں گی کہ بابا کے لیے یہ آرڈر ہے، تو بابا کے لیے آرڈر لے کر وہ چلی گئی۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے یہ کسی کے کہنے پر یا جو بھی ہے اس نے یہ کہا کہ بھی مذاکرات تو تب ہوں گے جب پہلے آپ الیکشن کی تاریخ دو اور اسمبلی توڑو۔ جب یہ دو مطالبے مان لیے جائیں تو پھر مذاکرات کی ضرورت ہی کہاں رہ جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ایک سوچی سمجھی ان کی شرارت تھی کہ مذاکرات کی نوبت نہ آئے، اور عدالت کو آج 27 تاریخ کو اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ تو یہی کر سوچ کے بیٹھے ہیں نا کہ اگر مذاکرات میں تاریخ طے ہو جاتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوتی تو پھر ہم وہ 15 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ فائنل رکھیں گے، اور وہ تو جو کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اس لیے حکم عدولی پر شہباز شریف کو یہ حکومت نے یہ بھی اطلاع ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے مطلب کہ یہ ٹائیگر فورس نے وزیر اعظم کو نااہل کیا تو اس فیصلے کو مانا نہیں جائے گا، یہ بھی ایک اطلاع ہے۔ جبکہ اس سے متضاد اطلاع یہ ہے کہ اگر نااہل کر دیا گیا تو بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ یہ دو متضاد اطلاعات ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ درست ہے، لیکن جو کلیئر بات مجھ تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سخت قسم کے فیصلے کیے گئے ہیں، جس کے بعد پھر یہ ٹائیگر فورس چند دنوں کے مہمان ہوگی، زیادہ دن یہ نہیں رہ سکے گی۔ کل جو ڈرامہ ہوا کہ وہ جی طبیعت خراب ہو گئی ہے، دست لگ گئے ہیں، پیچش ہو گئی ہے، پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بہت زیادہ کھا لیا ہے، بخار ہو گیا ہے، وہ سارا ڈرامہ سبھی اس مقصد کے لیے تھا کہ موصوف نے ایک چال چلی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، جن کو انڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے، جو آئین پسند ہیں، مندو خیل صاحب اور اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے اپنے بینچ نمبر 1 میں شامل کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ شامل ہو جائیں گے، اور جب شامل ہو جائیں گے تو وہ جو ان کا آرڈر تھا کہ سپریم کورٹ پروسیجر بل جو ہے وہ اس پر عمل درآمد معطل کر دیا گیا ہے، وہ حکم گویا کہ ان ججوں نے مان لیا اور اس کو ویلیڈیٹی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن کل یہ اطلاع وہاں پہنچی ان کو کہ یہ 2 جج بینچ میں بیٹھتے ہی فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ چونکہ ایک آرڈر
पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, लिहाजा हम इस बेंच में नहीं बैठ सकते। तो इस वजह से बड़े खड़े पैंच की बहुत बेइज्जती होनी थी। तो ये इत्तला मिलने के बाद फिर उसने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद को पेचिश का मरीज़ बना दूं या बुखार का, जो भी है। तो खैर उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। नाज़रीन, हमारा दूसरा छोटा सा मौजू ये है कि इमरान खान और टाइगर फोर्स को लगी आग में इजाफ़ा क्यों हो गया है। तो इजाफ़े की वजह यह है कि आर्मी चीफ साहब ने चीन का दौरा किया है और वहाँ उनका जो इस्तकबाल किया गया है, वो हर इस्तकबाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जब वो चीन में जाता है तो हमेशा पुरतपाक इस्तकबाल होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस मरतबा जो इत्तफाक था वो पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ था और सी पैक पर दोनों फरीकों का, यानी चीन की क़यादत और पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत का ये इत्तफाक राय वहाँ हो गया कि सी पैक को अब तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये वो वजह है जिसकी वजह से आग तेज़ हो गई है, जलन की आग, गुस्से की आग, हसद की आग, इंतकाम की आग, क्योंकि ये सारा टोला उस साजिश में शरीक है जिसका मकसद पाकिस्तान को अनारकी, इंतशार और दिवालिया। और इसी बात की तरफ इशारा इसहाक डार साहब ने भी कल की पार्लियामेंट के इजलास में किया। उन्होंने कहा कि दिवालिया होने की तमाम ख़बरों, पेश गोइयों, हर तरह की बकवासात के बावजूद सूरत हाल ये है कि आलमी इदारों को जो कर्ज़ों की किस्तें वापस करनी है, उनमें से एक किस्त भी एक दिन ताख़ीर का भी शिकार नहीं हुई। यानी पाकिस्तान इस काबिल है कि वो किस्तें कर्ज़े की बर वक्त अदा कर सके। तो यानी पाकिस्तान के दिवालिया होने की जो ख़बरें हैं वो न सिर्फ ये कि गलत निकली, बल्कि दूर दूर तक ऐसे आसार गायब हो गए हैं जिनकी बुनियाद पर कोई ये अंदाज़ा ज़ाहिर कर सके कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। तो जनाब, इसने भी दुश्मनों के दिल की आग में इजाफ़ा किया है। माशाअल्लाह कहना चाहिए, इनके दिलों को अल्लाह ताला इतना जलाए कि भस्म कर दे इन पाकिस्तान के दुश्मनों को। तो बहरहाल, अब तीसरा जो मसला है कि वो एक शैतान ज़्यादा, वो बच्चा है 10-11 साल का, और 10-12 साल के बच्चे को अगर यूरोप अमेरिका में जुर्म करते हुए पकड़ लिया जाए तो उसे सज़ा मिलती है। यानी उसे वो जुवेनाइल जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन यानी नरम सज़ा होती है, लेकिन सज़ा मिलती है, छोड़ते नहीं है। तो ये 10-12 साल के बच्चे को ये जो कहा जा रहा है कि मासूम बच्चा है, इसकी पकड़ नहीं हो सकती, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। जो बच्चा इतनी रवानी से वो फ़िक्रे पढ़कर सुना रहा है, इसका मतलब है कि उसको पता है कि वो किस मुक़द्दस तरीन हस्ती की तौहीन कर रहा है। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, ख़ातमुन नबिय्यीन, अफ़ज़लुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया की तौहीन कर रहा है। उसको अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मैं किसकी तौहीन कर रहा हूँ। उसने सोच समझ कर तौहीन की है और इसके वालिदैन को गिरफ़्तार किया जाए और ये पता चलाया जाए, क्योंकि वालिदैन इसके जुर्म में असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने हजूर की तौहीन की। और ये तारीख़ इस्लाम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होने वाली बदतरीन तौहीन है। इतनी बड़ी तौहीन इससे पहले किसी ने नहीं की। वो राजपाल ने भी इतनी तौहीन नहीं की, जिसको कत्ल किया था गाजी इल्मदीन ने। और इस बच्चे ने जो बकवास की, तो इसके वालिद को पकड़ कर फांसी दी जाए, और जिन लोगों ने तकरीर लिख कर दी उन्हें भी फांसी दी जाए, और उन 3 लोगों को भी फांसी दी जाए जो इस तकरीर को सुन रहे थे और तकरीर को, इस बकवास को सुन रहे थे, और इस बकवास को सुनकर इन्होंने तायीद। दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। एक तो उनमें आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, जो लोग खड़े हैं उनमें एक तो मशहूर मरूफ बदनाम ज़माना कादियानी सेनेटर है, और दूसरा वो इंटरनेशनल ठग और फ्राडिया और रा का सहूलतकार जो है आज़म सवाती है, और तीसरा वो मुर्तद नजम शहराज है जिसने पिछले रमज़ान में ये बकवास की थी कि लैलतुल कदर मनाने से अफजल है कि आप लोग इमरान खान की तकरीर सुने। इमरान खान की तकरीर को लैलतुल कदर से अफजल करार दिया था, वो लैलतुल कदर जिसका खसूसियत से कुरान पाक में ज़िक्र आया है। तो ये इन्हीं तीनों इबलीसों को, नजम शहजाद को, वो फैसल जवेद को और
आज़म सवाती को इस जुर्म में फांसी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली तौहीन रसालत नहीं है। इसमें देखिए, दुनिया के किसी नेक तरीन शख्स को भी, किसी बड़े से बड़े वलीउल्लाह को भी अगर कोई ये कहे कि ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर है, तो वो भी तौहीन रसालत है। लेकिन जहाँ तो इन बदबख्तों ने उस शख्स को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर करार दिलवाया जो दुनिया का सबसे बड़ा बदकार है, जिसने हर तरह की बदकारी को रवाज दिया, जिसने अपने बनी गाला के घर को भी बदकारी का अड्डा बनाए रखा, और जिसने वज़ीर आज़म हाउस के चौथे फ्लोर में इज्तिमाई बदकारी का एक मुस्तकिल अड्डा कायम कर रखा था, जिसमें हर तरह की बदकारी होती थी। वो बदकारी भी होती थी जिसका वो मौसूफ का जो बेटा है, जिसने यूरोपीय मुल्क में जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी की है, तो उस तरह की बदकारी भी होती थी। दुनिया की हर किस्म की बदकारी जो आप लोगों ने, हम लोगों ने कहीं पढ़ा ना सुना, इस तरह की बदकारियाँ वहाँ के जो खुद PTI के लोग जो बागी हुए बाद में वो जाकर इधर उधर बताते हैं कि वहाँ क्या होता था, कौन कौन सप्लायर था और क्या क्या सप्लाई होती थी। दुनिया के इस सबसे बड़े बदकार को, कायनात के सबसे बड़े झूठे को, दरोगों को और इंतहाई करप्ट तरीन इंसान को, जो पाकिस्तान का भी दुश्मन है, जो यहूदियों का भी एजेंट है, उस शख्स को जिसके जिस्म का एक एक बाल इबलीसियत से गुदा हुआ है, जो सरापा शैतान है, सरापा इबलीस है, सरापा बददियानती का मजमूआ है, उस शख्स को इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत हजूर के बराबर दर्जा दिया। तो इस सिलसिले में ये जो नोटिस लिया गया, तो इसकी एक बड़ी अहम बात, जो रोज़नामा बाकी तमाम अखबारात तो इमरान खान से डरे होते हैं, तमाम चैनल भी इमरान खान से डरे होते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नशर हो सकती है, न छप सकती है। लेकिन रोज़नामा जंग ने अपने बैक पेज पर 26 अप्रैल की शात में ये 2 कालम खबर छापी है। अगर आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं इसको जल्दी जल्दी ज़रा थोड़ी सी स्पीड के साथ पढ़कर सुना देता हूँ। इस्लामाबाद की डेडलाइन से ये खबर है, मोहम्मद सालेह जाफ़र ने ये खबर दी है। खबर यूँ है कि ज़मान पार्क के इज्तिमा में बच्चे की तौहीन आमेज़ तकरीर पर सोशल मीडिया में गम गुस्सा। तहरीक इंसाफ के बड़ों ने बच्चे को रोकने के बजाय इसकी तकरीर पर तालियां बजवाईं। अइम्मा कराम आइंदा जुमातुल मुबारक के वाज में इस पर बयान देंगे। दारुल फतावा से भी रब्ता किया जा रहा है। ईद उल फितर के हवाले से तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की ज़मान पार्क लाहौर में क़यामत गाह के बाहर ईद मिलन के इज्तिमा में एक नौउम्र बच्चे से इमरान और उनके ख़ानदान की फजीलत बयान करने के लिए ऐसी दिल आज़ार तकरीर कराई गई है जिसने सोशल मीडिया में आग लगा दी है, और इस हवाले से इमरान के ख़िलाफ़ शदीद जज्बात का इजहार किया गया। स्टेज पर मौजूद आज़म सवाती, फैसल जवेद और नजम शराजी वही इबलीस लईन मुर्तद जिसने कहा था कि शब कदर जो है वो इमरान खान की तकरीर के आगे कुछ भी नहीं है। इस बच्चे को ऐसे जुमले ज़ुबान से अदा करने से रोका नहीं, बल्कि उसकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजवाईं। सोशल मीडिया सार्फिन ने सवाल उठाया है कि बच्चे मासूम होते हैं, फैसल जवेद, आज़म सवाती ने रोका क्यों नहीं? भी रोकते क्यों? उनकी तो प्लानिंग में शामिल थे वो। ये कैसे मुमकिन है कि अहले बैत और सहाबा कराम से इमरान खान के वालिदैन को उनसे बेहतर कहा जाए? नऊज़ बिल्लाह, हसन हुसैन, फातिमा और हज़रत अली, हज़रत उमर, अबू बकर, आखिर ये शैतानी सिलसिला कहाँ रुकेगा? कोई हद है? ख़बर में कुछ बेरब्ती है, कोई अल्फाज वगैरह कटे हुए हैं। अपने ट्वीट में एक सारफ ने याद दिलाया कि खुद सुन लीजिए इमरान खान मासूम बच्चों को क्या सिखा रहा है। एक सारफ ने सवाल उठाया कि हैरान हूँ, कहाँ हैं मज़हब की पासदारी करने वाले जो सारे के सारे मुसलमान हैं, वो कहाँ हैं? क्या ये बात उन्हें गवारा है कि कोई एक मुबैना नाजायज़ बेटी का इकरार करदा शख्स को अहले बैत जनाब हसन और जनाब इमाम हुसैन और खुलफाए राशिदैन से बेहतर कहा गया? क्या मुसलमानों की गैरत मर चुकी है? तुम लोगों को धुतकार है। एक ने ट्वीट किया कि ये घटिया आदमी इमाम हसन और इमाम हुसैन से भी ऊपर हो गया है, क़ियास के वालिदैन हज़रत अली और हज़रत फातिमा से भी ऊपर हो गए, और लानत है ऐसी सोच पर और इसे बढ़ावा देने वालों पर कि एक औरतों के रसिया को किन हस्तियों से ऊपर किया जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। एक ट्वीट में लिखा है कि PTI के ज़ुम्बीज़ सिर्फ अखलाकी तौर पर ही पस्त नहीं हुए बल्कि अब तो मजहबी तौर पर भी पस्त हो चुके हैं। इनके आने वाली नस्लें भी सिर्फ तल्फ कर देने के लायक हैं। एक सारफ ने कहा है कि मैं इन वालिदैन पर लानत भेजता हूँ जो अपने बच्चों को इमरान खान के जलसे में भेजते हैं। एक शायरी ने कहा कि ये फितना एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक सारफ ने कहा कि इस जहन साजी की पड़ताल करें, ये क्या रटाया गया और किसने? इमरान खान ज़ियाउल हक से ज़्यादा मुनाफ़िक़त के साथ इस्लाम को सियासत में इस्तेमाल करता है।
3 दिन गुजर जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ के किसी ज़िम्मेदार शख्स ने इस बदज़बानी पर माफ़ी नहीं मांगी। बाज़ उलमा किराम ने इस पर सख्त गुस्से का इज़हार किया और ऐलान किया है कि वो आइंदा जुमा के वाज़ में इस कुफरिया बकवास को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाएंगे। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ में तमाम अफराद इमरान खान को मुर्शद कहकर बुलाते हैं और ख़ुद इमरान खान कई मरतबा दावा कर चुके हैं कि उन्हें रूहानी ताकत हासिल हो चुकी है और ज़मान पार के बिलमुकाबल चौराहे को पहले ही मुर्शिद चौक का नाम दिया जा चुका है। बताया जाता है कि बाज़ उलमा इस मामले को दारुल फतावा में बाज़ाब्ता फतवे के इजरा की खातिर पेश करने का इरादा रखते हैं। तो जिन उलमाए दीन ने इस पर थोड़ी पेशरफ दिखाई है उनमें खसूसियत के साथ हाफ़िज़ इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने इस पर 2-3 ट्वीट किए हैं और मैंने उनके ट्वीट के जवाब में लिखा है कि इसको उलमा के मसले में उठाएं, उलमा के साथ रब्ता करें, सिर्फ ट्वीट पर गुजारा न करें। और एक सेनेटर साहब हैं जनाब अब्दुल करीम साहब, उन्होंने भी एक सख्त मुनासिब अल्फाज में एक ट्वीट किया है, तो मैंने उन्हें भी जवाब में ट्वीट किया है कि आप ये मसला पार्लियामेंट में रखें, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बदतरीन तौहीन गुस्ताखी इससे पहले नहीं हुए। और मेरा मुतालबा ये है कि इस शैतानी अमल की तफ्तीश में वो तलम्बा के रासपुटीन और वो यहूदियों के भेजे हुए एजेंट वो बोरिया शैतान जान, इन दोनों को शामिल तफ्तीश किया जाए। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।